नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज की इस वीडियो में 8 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी हम आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक अवश्य देखिएगा। अच्छा, पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने पूछा था। ये प्रश्न था कि बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है? देखिए, इसकी विस्तृत जानकारी आपको दिया था। मैंने आपको बतलाया था कि 15 कलाकारों की कहानी को इसमें बयां किया गया है, जो कि अभी हाल ही में बिहार म्यूजियम द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है, जिसका नाम है बिहार के पद्मश्री कलाकार। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह ध्यान है कि पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है और ऐसे में अब तक बात करें तो कुल मिला के 70 से अधिक बिहारियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन अगर हम बात करें कलाकारों की, बिहार के कलाकारों की बात करें तो 15 कलाकारों को अब तक पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इन्हीं 15 कलाकारों के बारे में, इनकी कहानी को इस पुस्तक में कह सकते हैं विषय वस्तु के रूप में दर्शाया गया है। इसमें एकदम से विस्तार में चर्चा की गई है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, पिछली बार जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, वहां पर पद्मश्री पुरस्कार से संबंधित ये जो श्रीमती सुभद्रा देवी, आप नाम यहाँ पर देख रहे हैं, पेपर मैसी कला के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ऐसे तो 3 लोगों को मिला था, श्री आनंद कुमार और साथ साथ श्री कपिल देव प्रसाद। तो ये वाला आपको एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और 2024 को लेकर भी हमने जानकारी दिया है कि 2024 में एक तो भारत रत्न बिहार को मिला, कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनके अतिरिक्त पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक को, पद्म भूषण चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को, और इसके अतिरिक्त पद्मश्री का 4 पुरस्कार बिहार को मिला है, अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मल्लिक, और साथ ही साथ संयुक्त तौर पर शांति देवी पासवान और शिवम पासवान, जो कि पति पत्नी इनको। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर जो एक नाम आपको दिख रहा है, अशोक कुमार विश्वास, जिन्हें की टिकुली कला के लिए ये सम्मान मिला है। तो ऐसे में ये ध्यान रखिएगा कि अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। जितना जरूरी ये है इनका नाम याद रखना, उतना ही जरूरी ये भी है कि किस क्षेत्र में या फिर किस चीज के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि ये चीजें पहले भी हम कई बार आपको बतला चुके हैं। आई होप आपको ये चीजें याद होंगी। चलिए, सेशन की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आप सबों को दे दूं कि बीपीएससी मेकर का हमारा एक नया वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। जो चीज़ें जिस भी आईडी से आप एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त कर रहे थे, वही चीज़ें अब अपने पीसी कंप्यूटर पर उसी सेम आईडी से वहां पर भी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि अगर आप एक जगह कहीं पर कोर्स लेते हैं तो वो दोनों जगहों पर आप इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। दरअसल यहाँ पे बहुत लोगों का शिकायत ये था कि सर, मोबाइल में जब टेस्ट देते हैं तो प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो बहुत देर मोबाइल चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसी वजह से इसका वेबसाइट भी हमने लॉन्च कर दिया है। अब आपको एकदम हूबहू एग्जाम वाली फील आपको वेबसाइट पर जब टेस्ट देंगे अपने पीसी कंप्यूटर से, तो उस तरह का फील आपको आएगा और बहुत अच्छे तरीके से हमने डिजाइन किया है। निश्चित तौर पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सेम यूजर आईडी पासवर्ड से वो चीज़ें आप पीसी कंप्यूटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं और तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, वीडियोज आदि का आप वहां पर भी भरपूर लाभ ले पाएंगे। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साइन अप कर लीजिएगा। इसके अलग अलग सेक्शन है जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त जो टेस्ट जो आप लोगों को देना है, यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर एकदम से, मतलब बिना इंटरप्शन के टेस्ट दे पाएंगे। अगर आपके पास पीसी कंप्यूटर है तो निश्चित तौर पर इसी से टेस्ट दीजिएगा। मोबाइल में क्या होता है कि जब आप टेस्ट देते हैं, जैसे कि मान लीजिए बीपीएससी एग्जाम की बात करें, जो फुल लेंथ टेस्ट है 120 मिनट का होता है, 2 घंटे का होता है। तो ऐसे में बीच में कोई कॉल आ जाता है तो वो इंटरप्शन हो जाता है, आपका वहाँ पर मतलब कंसंट्रेशन थोड़ा भंग हो जाता है। तो कंप्यूटर आदि पर देने पे ये चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत आसान होता है और मतलब ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? देखिए, जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों के आधार पर इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। यहाँ पर अभी हाल ही में 6 से 8 मई 2024 तक ये 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव आयोजित हुआ, 6, 7 और 8 मई को। देखिए, यहाँ पर हमने इसके बारे में लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज मॉरिशस सरकार की ओर से हाल ही में 6 से 8 मई 2024 को राजधानी पोर्ट लुइस में
ये 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में भोजपुरी भाषा, संस्कृत, विरासत, कला और इसके साहित्य पर चर्चा हुई। साथ ही साथ यहाँ पर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति भी दी। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा जगह है, वो कौन सी तिथि है, जहाँ पर जिस तिथि को ये महोत्सव आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस महोत्सव के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इस महोत्सव में शामिल होने वाले 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल में बिहार के 3 प्रतिनिधि शामिल थे। पूरे भारत से यहाँ पर 15 मतलब लोग गए हैं, 15 सदस्य इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें बिहार के 3 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इन तीनों के नामों की बात करें तो राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के संरक्षक डॉक्टर प्रोफेसर गुरुचरण सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र सिंह व कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर साहू, जो कि बिहार से इस महोत्सव में पार्टिसिपेट किए हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा हम बात कर रहे हैं भोजपुरी महोत्सव के बारे में। देखिए भोजपुरी बिहार की प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा है और संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करने को लेकर पिछले कई वर्षों से एकदम से विस्तृत तौर पर प्रयास हो रहा है, लेकिन अब तक इसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। देखिए 8वीं अनुसूची में अगर बात करें वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है और इन 22 भाषाओं में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। बिहार की एक भाषा शामिल है मैथिली। तो ये सभी इसमें शामिल है। वर्तमान में 22 भाषाएं ये 8वीं अनुसूची में है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। भोजपुरी को लेकर ये ध्यान रखिए, भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भोजपुरी समाज पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है। यही चीजें अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बतला रहे थे। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं महोत्सव की। रिसेंटली 2023 में जो बिहार में खास करके महोत्सव आयोजित हुए, जैसे कि आम महोत्सव, सूफी महोत्सव, बाजरा महोत्सव, थावे महोत्सव, किन्नर महोत्सव, जीरादई महोत्सव, मंजूषा महोत्सव और साथ ही साथ उलारधाम महोत्सव, ये सभी इंपॉर्टेंट है और ये जानकारी हमने कई बार आपको दिया था। यहाँ से ये थावे महोत्सव वाला जो कि गोपालगंज में 15 से 16 अप्रैल को आयोजित हुआ, ये आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अच्छा, ये तो 2023 से संबंधित महोत्सव है जो खास करके बिहार में आयोजित हुए हैं। लेकिन 2024 वाली भी जानकारी हमने आपको दिया है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं विस्तृत तौर पर ये चीज़ें आपको पहले बतलाई जा चुकी है। जो खास करके बिहार में आयोजित महोत्सव है या फिर जो बिहार से संबंधित है, उनमें ध्यान रखेंगे नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन रिसेंटली हुआ था। बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, नारी शक्ति रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी, स्वर्णिम मिथिला समिट, कुंडलपुर महोत्सव और रिसेंटली भोजपुरी महोत्सव। ये हालांकि आपको यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है या इसलिए दर्शाया है क्योंकि बिहार में भोजपुरी अच्छे पैमाने पर बोली जाती है, बिहार की भाषाओं में ये शामिल है और बिहार के 3 प्रतिनिधि इस महोत्सव में शामिल भी हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस स्लाइड में इसे रखा है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कब आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे हम आ चुके हैं कि हाल ही में बिहार की किस बेटी का चयन अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ है, जो कि पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है। इनका नाम है खुशी कुमारी, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले की रहने वाली है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के औरंगाबाद जिले की खुशी कुमारी का चयन हाल ही में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और वह पिछले 50 वर्षों में अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है। और ये सारी जानकारी अभी हाल ही में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन के द्वारा दिया गया है। तो ये चीजें आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, मीडिया में बहुत ज्यादा खबरों में है, खास करके बिहार में या फिर बिहार सरकार जिस प्रकार से अब हाल ही के दिनों में खेल को लेकर एक प्रकार से ज्यादा सजग हो चुकी है, तो ऐसे में यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो खेल और खिलाड़ियों को लेकर जानकारी बिहार के संदर्भ में जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो अभी हाल ही में खुशी कुमारी को अंडर 20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल किया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त गया जिले के ऋषि लाल आजाद का जो चयन है, ये भारतीय वॉलीबॉल अंडर 18 टीम में हुआ, ये भी यहाँ पर ध्यान आप लोग रखिएगा। अच्छा, बिहार के खेलों की बात हो रही है तो रिसेंटली अभी हाल ही में बिहार के नए खेल मंत्री बने हैं सुरेंद्र मेहता, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। और जो बिहार की राजकीय खेल है वो है हॉकी। आप सभी जानते हैं हॉकी, आपको ध्यान ये भी रखना है कि हॉकी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है मेडल पाओ नौकरी पाओ। दरअसल ये एक प्रकार से बिहार सरकार का एक योजना है, एक पहल है और इसी थीम पर आधारित थी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी। जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 2024 में, तो इस अवसर पर गांधी मैदान में कुल 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी और मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर ये बिहार राज्य खेल विभाग की झांकी आधारित थी। इस वाले पॉइंट में ये तमाम जानकारी आप देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी जो मेडल लाओ नौकरी पाओ पर आधारित थी इस थीम पर, इसे दूसरा पुरस्कार यहाँ पर मिला था 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जो कुल 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी उसमें यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर रही थी नगर विकास और आवास विभाग की झांकी, जो कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित थी और वहीं पर तीसरे स्थान पर विधि विभाग और कृषि प्राधिकरण की झांकी थी। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो बात हम लोग कर रहे हैं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता मिला था 25 मार्च 2023 को। अच्छा, इसे अगर आसान शब्दों में समझे तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब बिहार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी फैसला, कोई भी घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं ये है रविंद्रन शंकरन। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा करीना कपूर खान को अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में 4 मई 2024 को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी कि यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को राष्ट्रीय राजदूत अर्थात नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप सभी करीना कपूर खान को जानते होंगे, यहाँ पर तस्वीर में भी आप इन्हें देख रहे हैं। देखिए, करीना कपूर खान की अगर बात करें यूनिसेफ के संदर्भ में, तो 2014 से ही यूनिसेफ के साथ सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में वो जुड़ी हुई है। लेकिन अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि इसका राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है भारत में। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए, यूनिसेफ की बात हो रही है। यूनिसेफ का जो पूरा नाम होता है अभी हम आपको बतला चुके हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका पूरा नाम होता है। दरअसल इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। और 2023 में जो पिछली बार मनाया गया था 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, ये 77वां यूनिसेफ दिवस था। ये आपको ध्यान रखना है और इसका थीम जो था 2023 वाले का, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये इसका निर्धारित थीम था। हालांकि पिछली बार 2022 की थीम की बात करें तो बाल अधिकारों के लिए एक टीम, ये इसका 2022 वाला निर्धारित थीम था 76वें यूनिसेफ दिवस का। तो ये दोनों को यहाँ से ध्यान रखना है, ये नहीं कि 2023 वाला ही सिर्फ पढ़िए, 2023 2022 ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर करीना कपूर खान के बारे में है कि 2000 ईस्वी में उनकी आई पहली फिल्म का नाम था रिफ्यूजी, यानी कि रिफ्यूजी से ही करीना कपूर खान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत किया था। ध्यान रखिए, वर्ष 2000 ईस्वी में ये फिल्म आई थी। अच्छा, वर्ष 2000 ईस्वी को ध्यान में रखते हुए एक पॉइंट आपके मन में क्लिक हो जाता होगा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही बिहार से झारखंड अलग हुआ था और संपूर्ण भूभाग का 46% क्षेत्रफल के साथ झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। ये चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चलिए, चौथे प्रश्न पे आ चुके हैं। चौथा प्रश्न है कि हॉकी इंडिया ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, रिसेंटली सलीमा टेटे के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दिए थे और वो चीजें भी यहाँ पर हम आपको रिकॉल करवाएंगे। फिलहाल यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हॉकी इंडिया ने हाल ही में 2 मई 2024 को एफआईएच महिला प्रो लीग 2023-24 के बेल्जियम और इंग्लैंड चरण के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान किया है। अर्थात एफआईएच महिला प्रो लीग जो आयोजित हो रही प्रतियोगिता 2023 से 24 वाली, इसमें जो बेल्जियम और इंग्लैंड चरण है इसके लिए भारतीय महिला टीम का अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के द्वारा ऐलान किया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त मिडफील्डर सलीमा टेटे को सविता पुनिया के स्थान पर, जो कि गोलकीपर है टीम में, और आपको ध्यान रखना इन्हीं के स्थान पर सलीमा टेटे को 24 सदस्यीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त नवनीत कौर को वंदना कटारिया के स्थान पर उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की नए कप्तान बनी है सलीमा टेटे
और उप कप्तान नवनीत कौर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप लोग ये ध्यान रखेंगे, 2023-24 महिला एफएच प्रो लीग का यह 5वां संस्करण है। ठीक है, ये इस प्रतियोगिता का 5वां संस्करण है जो कि 6 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ है और 29 जून 2024 को ये समाप्त होगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम आपको बतला रहे थे कि भारतीय टीम बेल्जियम और इंग्लैंड चरण में इसमें अपना प्रतिस्पर्धा करेगी, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इसका बेल्जियम चरण 22 से लेकर 26 मई 2024 तक आयोजित होगा, जबकि इंग्लैंड चरण 1 जून से 9 जून तक आयोजित होना है। तो इसी को ध्यान रखिए भारत के संदर्भ में, इसी के लिए भी हाल ही में यहाँ पर कप्तान की नियुक्ति की गई है। तो ये तमाम चीजें हॉकी इंडिया को लेकर आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि सलीमा टेटे हाल ही के दिनों में खबरों में रही है, यहाँ से कुछ पॉइंट हमने रिसेंटली आपको बताया है। दरअसल हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का वितरण अभी हाल ही में किया गया, रिसेंटली। आपको ध्यान रखना, हाल ही में 31 मार्च 2024 को हॉकी इंडिया ने नई दिल्ली में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 का आयोजन किया और यहाँ से आपको कुछ पुरस्कार को लेकर ध्यान रखना है कि इसके विजेता सूची की बात करें तो इसके तहत मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो मिला ये अशोक कुमार को दिया गया। तो ये रही बात यहाँ पर मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की। लेकिन यहाँ पर एक दो कैटेगरी है, उसे देख लेते हैं। जैसे कि वर्ष का हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किन्हें दिया गया। देखिए, इसके तहत हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला ये हार्दिक सिंह को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सलीमा टेटे को दिया गया, ये ध्यान रखिए। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का जो पुरस्कार मिला PR श्रीजेश को मिला है। इसके अतिरिक्त वर्ष के डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया फरगट सिंह पुरस्कार मिला हरमनप्रीत सिंह को और वर्ष के मिडफील्डर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार हार्दिक सिंह को दिया गया। हॉकी इंडिया पुरस्कार को लेकर इतनी सारी जानकारी सफिशिएंट है। अगर कोई प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है? किस देश ने? तो राइट आंसर होगा भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अभी हाल ही में योग पद्धति को अपनाया है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान हाल ही में आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है। देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें मैं इसको लेकर विस्तृत तौर पर आपको जानकारी दूंगा, सभी को ध्यान पूर्वक आपको देखना है। इसमें अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में स्वीकारने के बाद 2015 में पहली बार विश्व योगा दिवस या फिर विश्व योग दिवस मनाया गया था। और जब भारत ने यह प्रस्ताव किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, तो इसको लेकर के पूरी दुनिया से 175 देशों ने इसका समर्थन किया था 2014 में और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया था और पहली बार ये विश्व योग दिवस मनाया गया 2015 में। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर हमने आगे लिखा कि 21 जून 2023 को विश्व योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र में 135 देशों के हजारों नागरिकों ने भाग लिया था और यहाँ पर योगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो प्रमाण पत्र है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को सौंपा गया था। आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 2023 में जो 21 जून को ये विश्व योग दिवस मनाया गया, ये नवा योग दिवस था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने वो लिख भी दिया कि पिछले साल 2021 में 21 जून को नवा विश्व योग दिवस मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 2023 का जो थीम था ये था वसुदेव कुटुंबकम, जो कि धरती ही परिवार है। अच्छा, वसुदेव कुटुंबकम जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम में, उसका भी थीम यही था, वसुदेव कुटुंबकम। हालांकि वर्तमान में जो G20 की कमान है वो भारत से ब्राजील को सौंपी जा चुकी है दिसंबर 2023 में। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। अच्छा, भारत को जो G20 की कमान मिली थी वो इंडोनेशिया से मिले थे। इंडोनेशिया के बाली में जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान दी थी। ठीक है, और यहाँ से आपके 69वें बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान आप लोग रखिएगा और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। ये रही बात यहाँ पर 2023 के थीम की। 2022 में इसका थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, 2021 में योगा फॉर वेलनेस और 2020 में इसका थीम था योगा एट होम। चलिए, अब यहाँ पर हम छठे प्रश्न पे आ चुके हैं। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में 5 मई 2024 को स्कूल ऑन व्हील्स योजना या फिर परियोजना का उद्घाटन किया गया? करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि मणिपुर सरकार का एक ये पहल है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी चीज को यहाँ पर हमने लिखा कि 5 मई 2024 को मणिपुर की राजधानी इम्फाल में विद्या भारती शिक्षा विकास समिति द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया गया, जो आप यहाँ पर ये तस्वीर में भी देख सकते हैं।
जिसका उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा किया गया। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, स्कूल ऑन व्हील्स योजना की बात करें तो स्कूल ऑन व्हील्स बस में, जो बस के माध्यम से ये संचालित होगी, इसमें कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई गेम्स को शामिल किया गया है। और इस योजना से मणिपुर में या फिर मणिपुर के जो राहत शिविरों में बच्चे रह रहे हैं, तो इस योजना से उन्हें लाभ मिलेगा और वे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो दूर दराज के क्षेत्र में राहत शिविरों में जो बच्चे खास करके रहते हैं, तो वहाँ पर ये जो वाहन है वो घूम-घूम कर अपना कार्य करेगी और इसके माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा राज्य के बच्चों को। तो ये पहल है, इसे नाम दिया गया स्कूल ऑन व्हील्स और ये संबंधित है मणिपुर से। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर आप लोग ध्यान अवश्य रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आप सबों को, खास करके वैसे लोगों को ये जानकारी दे दूँ कि जो लोग घर बैठे बीपीएससी एग्जाम या फिर बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। एक तो ज़रूरी बात यह है कि आजकल का जो डिजिटल युग है, ऐसे समय में आप घर बैठे रहकर भी बीपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को अच्छी बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी दिशा में बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा, इस ऐप के माध्यम से हम बेहतर क्वालिटी का कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भरपूर हेल्प यहाँ पर आपको करेगा, जिसमें सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। और अभी हम आपको बतला रहे थे कि सेम लॉगिन पासवर्ड से आप इसको वेबसाइट के माध्यम से भी एक्सेस कर पाएंगे। तो इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज जो यहाँ पर अभी इस सीरीज में आप लोग देख रहे होते हैं। तो इसका तमाम जो पीडीएफ होता है, डेली, मंथली, ईयरली, ये तमाम चीज़ें आप इसी कोर्स के माध्यम से एक नॉमिनल सा चार्ज पर प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अभी तक इसे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, आप लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में द हिंदू ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में कौन सा पुरस्कार जीता है। इस प्रतियोगिता में अभी हाल ही में द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि अंग्रेजी भाषा का न्यूज़पेपर है, इसमें कौन सा पुरस्कार जीता है। तो इस प्रतियोगिता में द हिंदू ने बेस्ट ऑफ शो, बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज और साथ साथ बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड, ये मतलब ये तीनों पुरस्कार अपने नाम किया है। तो उपयुक्त सभी सत्य यहाँ पर विकल्प है, अर्थात फाइनल आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अब आपको जानकारी दे दूं कि द हिंदू ने हाल ही में न्यूज़पेपर डिजाइन डॉट इन द्वारा आयोजित 6वीं अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया। जैसा कि इस नाम से ही परिचित है कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता, जो लेखन शैली होती है, जिस तरह से चीजों को दर्शाया जाता है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो 3 जो पुरस्कार मिले हैं द हिंदू को, तो इसमें जो पहला है बेस्ट ऑफ शो। देखिए, समाचार पत्र डिजाइन उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार अभी हाल ही में कह सकते हैं द हिंदू को मिला। और उसके बाद दूसरा जो है बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज, जो कि नीरज चोपड़ा के सफलता के चित्रण के लिए, जो इनकी शैली है नीरज चोपड़ा की, किस प्रकार से भाला फेंकते हैं, किस प्रकार से इनका मतलब जो चित्रण किया गया है, जो देखने योग्य है, मतलब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अभी हाल ही में ये बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पेज का अवार्ड मिला है, ये 6वीं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में। एक अगला है बेस्ट ऑफ डबल स्प्रेड, इसमें विस्तार और आकर्षक कथा शैली के लिए, जो जिस प्रकार से चीज़ों का वर्णन किया जाता है न्यूज़पेपर में, उसके लिए ये पुरस्कार मिला है। तो 3 पुरस्कार अभी हाल ही में द हिंदू न्यूज़पेपर को दिया गया। अच्छा, द हिंदू अभी खबरों में है, द हिंदू न्यूज़पेपर, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, द हिंदू भारत में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र है। यहाँ पर एक शब्द हमने लिखा दैनिक। इसका जो मुख्यालय है द हिंदू का, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। देखिए, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है कि 1878 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में ये आरंभ हुआ था, वीकली न्यूज़पेपर के रूप में ये आरंभ हुआ था। लेकिन जो शब्द यहाँ पर हमने लिखा दैनिक, तो दैनिक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र के रूप में या फिर यूं कहें दैनिक प्रकाशन के रूप में ये वर्ष 1889 में शुरू हुआ था, 1889 में। ये चीजें ध्यान अवश्य रखिएगा। और द हिंदू का जो लोगो है यहाँ पर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने किस भारतीय रेसलर को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो इस रेसलर का नाम है बजरंग पूनिया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। किसे? तो बजरंग पूनिया को। उन पर आरोप है कि बजरंग पूनिया ने डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया है, जिसके बाद नाडा ने यह एक्शन लिया है। तो आप यहाँ पर बजरंग पूनिया को इस तस्वीर में देख सकते हैं।
अच्छा, इनके बारे में कुछ उपलब्धियों की हम चर्चा करें तो यहाँ पर वो चीज़ें हमने लिखा है। दरअसल पहला पॉइंट है कि बजरंग पूनिया मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने टोक्यो 2020 यानी कि 2020 जो ओलंपिक खेल था जो टोक्यो में आयोजित हुआ था, यहाँ पर कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 के अंतर से हराकर कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। और इसके अतिरिक्त बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान भी हैं। तो इनकी कुछ उपलब्धियों में ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त बात करें हम कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों की, इस वाले पॉइंट को देखिएगा। देखिए बर्मिंघम ब्रिटेन में ये आयोजित हुआ था 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर यूँ कहें 22वां राष्ट्रमंडल खेल। तो इसमें बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल हासिल किया था। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल मिला के 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 से ब्रॉन्ज अर्थात 23 से कांस्य पदक अर्थात कुल मिला के 61 पदक अपने नाम किया था। और पदक तालिका में भारत रहा था कुल मिला के चौथे स्थान पर। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, चौथे स्थान पर भारत रहा 61 पदकों के साथ। और पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया 178 पदक, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड 176 और तीसरे स्थान पर रहा कनाडा 92 पदक के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात करें तो इसका जो शुभंकर था, ये था पैरी द बुल, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये चीज़ें राष्ट्रमंडल खेल को लेकर पहले भी कई दफ़ा हम आपको बतला चुके थे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें खबरों में आई तो जिस वजह से पुनः से हमने यहाँ पर आपको बताया। ये चीज़ें ध्यान रखिए। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक और जानकारी है प्रमुख प्रतियोगिताओं को लेकर जो इसका शुभंकर है। जैसे कि रिसेंटली एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई में जो 2023 में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर था बॉमन। यूरोपीय चैंपियनशिप या फिर यूरो 24 का जो शुभंकर यह टेडी बियर। 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा में आयोजित हुआ था, यहाँ पर खास करके जो इसका शुभंकर था ये था मोगा। 22वां राष्ट्रमंडल का जो खेल का जो थीम था या फिर जो शुभंकर था यह था पैरी द बुल। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो कि राजस्थान से संबंधित 2023 में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर शेरू था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में थाईलैंड में जो आयोजित हुआ, इसका शुभंकर लॉर्ड हनुमान। और इसके अतिरिक्त पेरिस ओलंपिक 2024 का निर्धारित थीम है ओलंपिक फ्रिज। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2023-24 के 10वें सीजन का खिताब जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि मुंबई सिटी एफसी ने, यानी कि मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने इस खिताब को अपने नाम किया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए 5 मई 2024 को साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में इंडियन सुपर लीग 2023-24 के 10वें सीजन का खिताबी मुकाबला यानी कि फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें कि मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बगान सुपर जायंट्स को 3-1 से हरा करके यह सुपर यानी कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 यानी कि आईएसएल 2023-24 का खिताब अपने नाम किया। तो 2024 का ये 10वें सीजन का जो विजेता है ये कौन है? तो यह है मुंबई सिटी एफसी, ये ध्यान रखिए। अच्छा, मुंबई सिटी एफसी का ये दूसरा खिताब है। इससे पहले मुंबई सिटी एफसी ने 19-20 में इस खिताब को अपने नाम किया था। अच्छा, इससे पिछली बार 2022-23 सीजन का जो विजेता था ये एटीके मोहन बगान और 2021-22 का विजेता जो था ये था हैदराबाद एफसी। तो ये भी यहाँ पर इंडियन सुपर लीग के तहत आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ जानकारी मैं आपको सुनील छेत्री को लेकर के ये इंडियन सुपर लीग के संदर्भ में दे दूं। दरअसल भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है। सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद में हुआ था। और इनके बारे में ये ध्यान रखिए कि इंडियन सुपर लीग के क्लब बेंगलुरु एफसी और वे भारतीय राष्ट्रीय टीम दोनों के कप्तान हैं। तो ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ये घोषणा अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जो कि अगले माह जून में मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर शुरू होगी और यह अभियान 2025 के मध्य तक जारी होगा। ये तमाम बातों की घोषणा अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है, ये ध्यान रखिए। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने स्टार कैप्स जो कि एक खगोल पर्यटन कंपनी है, इसके साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। तो ये समझौता भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो अभियान संचालित हुई तो इसके तहत गतिविधियों में तारा दर्शन, सौर अवलोकन, खगोल फोटोग्राफी प्रतियोगिता और तारों के नीचे शिविर लगाना आदि शामिल है। और इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही और साहसी लोगों को और साथ साथ यात्रियों को ब्रह्मांड के प्रति आकर्षित करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में इस तरह का अभियान शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यही इसका उद्देश्य है, इसी को लेकर यह घोषणा हुई है।
11वां प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित हुए गल्फ यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? अच्छा, गल्फ यूथ गेम 2024 का ये पहला संस्करण है और इसमें आपको ध्यान रखना संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई प्रथम स्थान पर रहा है। यही चीजें हमने देखा कि गल्फ यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में किया गया। यह इस प्रतियोगिता का पहला संस्करण है और पदक तालिका में जो शीर्ष देश रहा 296 पदकों के साथ यूएई शीर्ष पर 149 पदक के साथ, इसमें आपको ध्यान रखना है सऊदी अरब दूसरे स्थान पर और 126 पदकों के साथ कुवैत इसमें तीसरे स्थान पर रहा। ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये इसका पहला संस्करण है और ये आपको ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न है कि इस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को हाल ही में आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है सुबोध कुमार, यानी कि विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार को अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय का निदेशक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको इस कोर्स को लेकर दे रहे थे, जो लोग अभी तक इसे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाना है आपको, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है या फिर bpscmaker.com जो हमारा वेबसाइट है, आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।